नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और एनडीए सांसदों के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट। फिल्म की टीम से भी की मुलाकात। कार सेवकों को जलाने की घटना पर आधारित फिल्म की तारीफ कर चुके हैं पीएम। कल से संसद में गतिरोध टूटने के आसार। लोकसभा अध्यक्ष के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक में कामकाज चलाने पर पक्ष विपक्ष में बनी सहमति। संविधान के मुद्दे पर होगी विशेष चर्चा। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर तारीख को तय होगा नए मुख्यमंत्री का नाम। केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में तय होगा नए नेता का नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर देश के तमाम राज्यों के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर भी हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में तोड़फोड़ को विदेश मंत्रालय ने बताया अफसोसजनक। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट में की पीएम मोदी की तारीफ। कहा उनके निर्णायक और सक्रिय नेतृत्व में प्रगति मंच रहा है काफी सफल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साबरमती ट्रेन अग्निकांड पर बनी एकता कपूर की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने फिल्म की खूब तारीफ भी की थी और कहा था कि यह अच्छी बात है कि ये सच्चाई सामने आ रही है और वो भी एक ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। संसद के बाल योगी सभागार में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री और सांसदों ने फिल्म देखी। ये फिल्म साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। ये दुखद घटना 27 फरवरी 2002 को हुई थी, जब अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया था। फिल्म देखने के बाद पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट की टीम के सदस्यों और निर्माता से मुलाकात की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है। खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी, तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। द साबरमती रिपोर्ट का निर्माण कई महीनों के शोध के बाद हुआ है। निर्माता निर्देशक की सबसे बड़ी चुनौती थी एक सच्ची घटना को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना व रिद्धि डोगरा अहम भूमिका में हैं, जो पत्रकार के नजरिए से इस घटना की असली कहानी को पेश कर रहे हैं। ये जो आज पल है ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। फिल्म बनाते हुए सच्ची नीयत से बनाई थी, मगर ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के ये फिल्म देखी जाएगी और उनके द्वारा सराही जाएगी। मतलब ये बहुत ही हमारे लिए, बहुत ही पूरी टीम के लिए बहुत ही कमाल की बात है। सबसे पहले तो आई वांट टू से थैंक यू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, इन सभी चीफ मिनिस्टर्स का, जितने इतना प्यार दिया है हमारी फिल्म को और इतनी इंकरेजमेंट दी है। एक होता है सच अपनी जगह स्थिर रहता है और उसके आगे होते हैं डांस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो ये एक ऐसी फिल्म है, बहुत हिम्मत से हमने ये फिल्म बनाई थी, रिसर्च के साथ बनाई थी। द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। तब से फिल्म लगातार प्रशंसा बटोर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इसकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म मेकर्स की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी टीम के सदस्यों से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने भी देश के लोगों से फिल्म देखने की अपील की थी।
यूपी समेत कई राज्यों के सीएम भी फिल्म की टीम से मुलाकात कर चुके हैं। द साबरमती रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। इतिहास की एक दुखद घटना की सच्चाई को सामने लाते हुए ये फिल्म यकीनन एक नजीर पेश करती है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद अब केंद्र सरकार और तमाम विपक्षी दल गतिरोध खत्म करने के लिए एक साथ आ गए हैं। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम दलों के साथ एक बैठक की। बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद विभिन्न मुद्दों पर हंगामा करने लगे। 12 बजे भी लोकसभा में वही नजारा रहा। हंगामे के बीच एक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके चलते पहले 12 बजे तक फिर दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में गतिरोध तोड़ने की पहल की। प्रमुख दलों के सदन के नेताओं के साथ हुई बैठक में मंगलवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई। विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं, उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बांधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। और संविधान पर चर्चा होगा 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। संबल की चर्चा की जो हम लोगों की लगातार मांग थी, हम लोग चाहते हैं सदन चले और सदन में हम लोगों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषकर संबल के लोगों के साथ जो इंजस्टिस लगातार हो रहा है, तो आज माननीय स्पीकर महोदय ने आश्वस्त किया है कि कल वो चर्चा कराएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में चला आ रहा गतिरोध अब मंगलवार को खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी खूब प्रगति होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। करीब 2 घंटे चली दोनों नेताओं की मुलाकात। इस वक्त ये खबर आ रही है, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार शपथ लेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच मंत्री पद को लेकर चर्चा की गई। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, क्या कुछ खबर है अभी आपके पास? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसी बात आपने कही, सरकार के गठन से पहले 5 तारीख को वहां पर महायुति सरकार शपथ लेगी और 4 तारीख को बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक है। लेकिन आज जिस तरीके से अजीत पवार शाम को अपने घर से निकले मुंबई से और सीधे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में वो सीधे प्रफुल्ल पटेल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके यहाँ पहुंचे और 2 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। और बातचीत में ज्यादातर शायद चीजें यही रही होंगी कि सरकार में, महायुति सरकार में
पार्टी के किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाए या क्या क्या प्रोफाइल रहे, क्या पोर्टफोलियो रहे, इन सारी चीजों पर ही शायद ये कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं। और काफी अहम ये बैठक है क्योंकि अचानक से अजीत पवार मुंबई से उड़े और सीधे जो है वो दिल्ली पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में ही थे। और लंबी बैठक ये चली है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने तो अब अपने जो ऑब्जर्वर है उनको भी घोषित कर दिया है कि कौन जाएगा। निर्मला सीतारमण है, विजय रूपानी है, इनको ऑब्जर्वर बनाया है। फिर 4 तारीख को बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक है और 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। लेकिन अजीत पवार ये चाह रहे होंगे कि उससे पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएं। उनकी जो पार्टी है एनसीपी, उसको कितने मंत्री पद मिलेंगे, क्या कुछ विभाग मिलेंगे, ये शायद दोनों नेताओं ने पहले आपस में डिस्कस किया है। और हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल कल कुछ बड़े नेताओं से बीजेपी के मुलाकात दिल्ली में करें। तो जो महायुति सरकार का शपथ ग्रहण होना है उससे पहले अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के बीच ये जो बैठक है ये काफी अहम कही जा सकती है। यानी कि जो सरकार बनने से पहले कवायद होती हैं, विभिन्न नेताओं की मुलाकात, उसी का एक हिस्सा माना जाता है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार बनने से पहले जो कवायद है उसमें एनसीपी ये चाह रही होगी कि जिस तरह से उसने इस बार चुनाव में परफॉर्म किया, सीटें जीती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बर्थ मिले इस सरकार में, कैबिनेट बर्थ हो या फिर हम कहें कि जो उनके मंत्रियों की संख्या हो वो ज्यादा हो। और जो विभाग की बात है, देखिए पहले से जो बात हो रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो अजीत पवार के पास थी, तो वो विभाग रहे और कौन कौन से विभाग हो, इन्हीं सारी चीजों पर शायद इन दो नेताओं ने आज आपस में ये बैठक की है। और इस बैठक के बाद हो सकता है कि हमें ये भी देखने को मिले कि एनसीपी का कोई बड़ा लीडर जो है वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े लीडर के साथ मुलाकात करे, या फिर हम कहें कि उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखे। या फिर अजीत पवार ने कुछ बातें कही होंगी प्रफुल्ल पटेल को कि भाई आपको इन सारी चीजों पर बात करती हैं बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप से, तो हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल वो सारी बातें अब जाकर पहुंचाएं। शुक्रिया अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। अनुभव, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर, आपकी आवाज है। आप अनुभव, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए हम आपसे और बातचीत करना चाहेंगे। जो सरकार गठन से पहले और किस किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अगर हम गठबंधन के बाकी दलों की बातचीत करें तो? देखिए, चाहे एनसीपी की बात कर लें हम, चाहे हम बात कर लें एकनाथ शिंदे की, दोनों लीडर, अजीत पवार एनसीपी प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि जो बीजेपी कहेगी उसे वो मानेंगे और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। इसमें कहीं पर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अजीत पवार वहां से निकले हैं प्रफुल्ल पटेल के आवास से और फिर वो होटल ली मेरिडियन पहुंचे हैं, क्योंकि यही जानकारी है कि वो आज दिल्ली में ही रुक रहे हैं। कल सुबह वो वापस मुंबई जाएंगे, तो आज वो यहीं पर हैं। हो सकता है कि अगर कल किसी बड़े लीडर से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। पर जो बात आपने कही वो अजीत पवार ने तो पहले ही कह दिया था। और 3 दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली आए थे, उनका जो यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में पार्टी कार्यालय है वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया था। तब भी अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा था कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी जो फैसला लेगी वो उस फैसले में शामिल है। हाँ, ये जरूर है कि अब कुछ विभाग, देखिए हर जगह हर राज्य में अगर हम कहें तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिस पर सभी दलों को लगता है कि ये विभाग उनको मिलने चाहिए। हो सकता है इन्हीं सारी चीजों पर उन्होंने बातचीत की। और जो बात आपने एकनाथ शिंदे की पूछी कि जो गठन में दूसरे जो दल हैं वो क्या सोच रहे हैं महायुति में, तो एकनाथ शिंदे ने भी कल जिस तरीके से बात कही कि जो भी फैसला होगा वो मानेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने 2.5 साल उनके साथ तरह से सहयोग किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जब बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई पहुंचेंगे, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें जो नाम आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अनुभव, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। एक सवाल जो दर्शकों के दिमाग में है, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे? जो बातें सामने आ रही है, क्या कुछ अभी तक हम इस बारे में अपने दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल, वहां पर जो चर्चा है, जो सोर्सेस से खबरें हैं, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला पहले था, यानी 1 मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे, वो फॉर्मूला इस बार भी रहेगा। बट
चेहरे क्या बदल जाएंगे, यही हर कोई जानना चाह रहा है। क्योंकि आप देखिए, पहले एक चर्चा हुई कि एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, श्रीकांत शिंदे को, पर आज उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पर ये लिखा कि वो कोई भी मंत्री पद नहीं लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने इन सारी बातों को एक अफवाह करार दिया कि उनको लेकर जो मंत्री पद की बातें की जा रही है वो महज एक अफवाह है। तो उनके यहाँ से कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम थे, इस बार भी डिप्टी सीएम रहेंगे, ये बात तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं। चाहे उनके पार्टी के लोगों से बात करिए, चाहे मुंबई में लोगों से बात करिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करिए, सब यही कह रहे हैं। पर अब जो मंत्रिमंडल होगा उसमें उनकी पार्टी के अन्य कौन से नेताओं को मंत्री पद मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन सारी चीजों पर तो सब, अगर हम कहें तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो सियासी प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं वो लगा रहा है। पर सब कुछ, सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब पहले बीजेपी के विधानमंडल दल में सीएम के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद जब शपथ ग्रहण होगा। शुक्रिया अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा पर राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन को भी संभल जाने से रोक लिया गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता सोमवार को संभल जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय पर ही रोक लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का ये सियासी दौरा है। संभल पर जारी है सियासत। संभल शांत लेकिन सियासत फुल। सपा के बाद कांग्रेस का संभल मार। बीजेपी ने बताया सियासी दौरा। संभल में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद हालात भले ही शांत बने हों, लेकिन सियासत का मिजाज गर्म है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी संभल जाने का ऐलान किया तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें और अपना प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित करें, जिससे कि संभल जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 163 BNSS के आदेश का उल्लंघन न हो। हालांकि अजय राय नहीं माने। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रवाना हुआ, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। सपा के बाद कांग्रेस के इस मामले में संभल जाने की जिद पर बीजेपी ने विरोधियों पर हमला बोला है। संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोटों की फसल काटने के लिए केवल इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलने वाली है। दरअसल संभल जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पहले ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से संभल जाने की घोषणा की गई थी। बीते दिनों सपा के कई नेताओं ने वहां जाने की कोशिश की थी। सपा विधानमंडल दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष को वहां जाने से रोक दिया गया था। इकरा हसन सहित कुछ और सांसदों को भी वहां नहीं जाने दिया गया था। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा की पड़ताल के लिए गठित न्यायिक आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय आयोग के 2 सदस्य रविवार को संभल पहुंचे और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अफसरों से जानकारी ली। आयोग की टीम जामा मस्जिद भी गई और मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम के तहत फीडबैक लेने के लिए 5 दिसंबर से
समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क करने का फैसला किया। इस बीच दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनावों के लिए भले ही अभी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन सियासी गतिविधियां जोरों पर हैं। बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव वैसे तो अगले साल प्रस्तावित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को पार्टी की घोषणा पत्र समिति का ऐलान हुआ था और अब ये कमेटी 5 दिसंबर से सभी वर्ग के लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेगी। 5 तारीख को कमेटी के लोग अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। 7 तारीख से हर जिले में एक मैनिफेस्टो वैन भेजी जा रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया जाएगा। पार्टी ने मेरी दिल्ली मेरा संकल्प नाम का अभियान शुरू किया है, जिसके लिए जनता 9958702020 मोबाइल नंबर पर अपने सुझाव भेज सकती है। यही नहीं, सभी जिलों में वीडियो वैन भी भेजी जाएगी, जहां लोग अपनी राय दे सकते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे साफ पानी देने का वायदा किया था, लेकिन 40% लोगों को भी पीने का शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में सबसे महंगी बिजली आम आदमी पार्टी दे रही है। घर की बिजली 9 रुपए प्रति यूनिट और कमर्शियल 17 रुपए है। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल ने 15,000 बसें लाने का वायदा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार से प्रदेश में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग कर रही है। दिल्ली सरकार दारू बेचने में, लिकर पॉलिसी में जितनी रुचि लेती है, उससे अधिक रुचि दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए लेनी चाहिए और भारत सरकार उसके लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना लेके आई है। बीजेपी जहां तैयारियों में लगी है, तो वहीं दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग लड़ने का ऐलान कर रही हैं। कांग्रेस को अगर मजबूत विपक्षी दल और यहाँ सत्ता में आना है देश में, तो उसके लिए उनको अपनी जिद और अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया होगा कि गठबंधन नहीं हो रहा है, तो शायद आम आदमी पार्टी ने भी उस बात को मान लिया होगा। यानी लोकसभा चुनावों में मिलकर बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ये दोनों ही दल अगले चुनावों में अलग अलग ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसे में दिल्ली का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली से धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में सभी विकास गतिविधियों के मूल में समावेशिता है। नवाचार, उद्योग, बुनियादी ढांचा, निवेश और पहल देशों को तेजी से अधिक समावेशी बनने में मदद करेंगे। ये बातें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन के दौरान कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में CII पार्टनरशिप सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका, कतर, बहरीन, भूटान, नेपाल, अल्जीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सेनेगल, इजराइल और इटली के वाणिज्य और पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच सहभागिता पर जोर देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट से ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और विश्व के सतत विकास में भारत अपनी भागीदारी के लिए तत्पर है। That empowerment will come from education, that empowerment will come from skilling, that empowerment will lead to ease of doing business, will lead to ease of living, two areas which we in India hold very important for our future.
CII पार्टनरशिप सम्मेलन की शाम के सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की व्यापार में भूमिका और वैश्विक भागीदारी जैसे मुद्दों को संबोधित किया। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करके इस प्रक्रिया को काफी सुविधाजनक बनाया है। The pace at which rail and road or ports and airports are being built is appreciated even beyond our borders. Indeed, the combination of Gati Shakti, making it easier to do business, and enhancing the ease of living have had a synergetic impact on our business climate. इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर आई। देश में FDI निवेश में 45% की बढ़ोतरी के साथ चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर सितंबर माह के दौरान 29.79 अरब डॉलर का FDI आया। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स और UAE ने भारत में बढ़ चढ़कर निवेश किया। वहीं देश की GDP की बात की जाए तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.7% हो जाने की उम्मीद है। GST संग्रह भी अर्थव्यवस्था की बेहतरी की तस्वीर पेश कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में सकल GST संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। GST संग्रह बढ़ने के पीछे की वजह घरेलू लेन देन के कारण मिली अधिक राजस्व है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, वहां के मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ और संतों की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। जहां राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं मुंबई और पश्चिम बंगाल में भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। लोगों में गुस्सा है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार में सहयोग दे रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कपिल खन्ना जी मौजूद है। बांग्लादेश की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। बांग्लादेश की इस भयावह स्थिति के लिए वहां का प्रशासन जिम्मेवार है। ये बांग्लादेश को हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक बार फिर वहां तालिबानी राज आ जाए। वहां पर जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हमारी माता और बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हमारे इस्कॉन आदि संगठनों के प्रमुख धार्मिक प्रतिनिधियों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है, ऐसे में कैसे चुप रह सकते हैं। सरकार आने के बाद हिंदुओं पर सनातनों पर आक्रमण चालू हो गया और हम लोगों ने जब पहली बार आक्रमण हुआ तो हम लोगों ने यही सोचा कि सरकार जब बदलती है तो छुटपुट घटनाएं होते रहते हैं और लेकिन बंद हो ही नहीं रहा है। इधर मुंबई में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने जागृतो बांग्ला संस्था ने विरोध प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा उप उच्चायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्टी पवन त्रिपाठी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं खत्म होता है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। यह सब रुकना चाहिए, साधु संतों की रिहाई होना चाहिए। इसको लेकर के जागृतो बांग्ला का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला और उनसे निवेदन किया है कि वहां पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों को अत्याचार को तुरंत रोकिए, नहीं तो भारतवर्ष में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित पेट्रोपोल में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में 2 इस्कॉन संतों की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला। सुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा विधायकों ने वहां हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया। सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश सरकार पर कट्टरपंथियों का सहयोग करने का आरोप लगाया। If the government is not taking appropriate step and neutralize the matter, next week 5 days
continuous trade blockade will be happened. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अगरतला में परिसर के उल्लंघन पर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में सोमवार को जो तोड़फोड़ की घटना हुई वे बेहद अफसोसजनक है। किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में उनके सहायक उच्चायोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में हिंदू साधु संत और उनके साथ देने वाले लोगों पर हमले जारी हैं। बांग्लादेश के इस्लामिक चरमपंथियों ने अब चिन्मय प्रभु के वकील को निशाना बनाते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने चिन्मय प्रभु के वकील रमेन रॉय को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने घर पर थे। इस हमले में रमेन रॉय बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल वो आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने घटना की जानकारी देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने लोगों से रमेन रॉय के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की प्रगति पहल देश के प्रगति में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है और दुनिया भी इसे स्वीकार कर रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में सबसे वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भारत सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की उत्पादकता पर रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में सबसे वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की केस स्टडी का विषय था कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को विकास के लिए बनाता है सक्षम। रिपोर्ट में 7 अध्याय शामिल किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के लिए प्रगति, शीर्ष से नेतृत्व, समस्या की निगरानी और समाधान, एक डिजिटल प्रशासन पारिस्थितिकी तंत्र, सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रगति, राज्यों में सहयोग और वैश्विक नेताओं के लिए डिजिटल प्रशासन की सीख। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रगति मंच का भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। जून 2023 तक 17.05 लाख करोड़ रुपए की 340 परियोजनाएं प्रगति समीक्षा से गुजर चुकी हैं। पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे पर भारत का खर्च बढ़ गया है। 2014-15 में 1,96,681 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 10,961 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल केंद्रीय बजट आवंटन में पूंजीगत व्यय लगभग 12% से दोगुना होकर 22% हो गया है। ये दिखाता है कि सरकार सामाजिक क्षेत्र पर जोर देते हुए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देती है। रिपोर्ट में पीएम मोदी की तारीफ में कहा गया है कि भारत के शीर्ष नेता की ये व्यावहारिक भागीदारी का एक मंच है। प्रधानमंत्री की सीधी भागीदारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। रिपोर्ट में जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, स्वामित्व योजना की तारीफ की गई है। रिपोर्ट कहती है कि प्रगति मंच की सुविधा ने केंद्र और राज्य के बीच एक तटस्थ मंच तैयार किया है। मंच ने राजनीतिक मतभेद को पीछे छोड़ विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हर एक रुपया जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया उससे जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए का लाभ हुआ है। प्रगति मंच विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक और सक्रिय नेतृत्व के कारण सफल हुआ है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी सराहना करते हुए लिखा कि प्रगति प्रौद्योगिकी और शासन के एक अद्भुत एकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो सुनिश्चित करती है कि परियोजनाएं इकट्ठा ना हो और समय पर पूरी हों। पिछले कुछ वर्षों में इन सत्रों से ठोस लाभ हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। मुझे खुशी है कि प्रगति की प्रभावशीलता को ऑक्सफोर्ड और गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में मान्यता दी गई है। कुल मिलाकर पीएम की प्रगति पहल देश की प्रगति के लिए काफी अहम है और दुनिया भी इसे स्वीकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक बहुउद्देशीय और बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रगति प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। ये प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय की उपस्थिति और आदान प्रदान के साथ ई पारदर्शिता
और ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है। इसकी वजह से परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाला समय न्यूनतम हो गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का प्रगति प्लेटफॉर्म रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए ट्रैक करने में सफल रहा है। ये ग्लोबल लीडर्स के लिए सबक है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। In effect, what is happening in the Pragati ecosystem is that you have a top leader, in this case, the Honorable Prime Minister Modi, who is in fact driving and using the power of his office to drive change both in the implementation of projects and in the culture of cooperation inside the country. So how does it actually happen? So in terms of the actual culture of change, that happens by creating an environment in which leaders from both the central and the state governments are made to collaborate and made to in fact confront hard decisions. So you actually bring the human element into play in a much more explicit manner. And at the end of the day, we all are human beings. We all love to, discuss and argue with each other. But when we are faced with a real challenge and a real goal that is given to us to solve a problem, we often are able to come to a common solution. प्रगति की तारीफ करते हुए सौमित्र दत्ता ने कहा कि ये डिजिटल डेटाबेस पर आधारित एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस तरह के बदलाव देश को अगले 20 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए तैयार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। Pragati is a very good example of how digital technologies, database and evidence-based decision making combined with top leadership involvement, active involvement, creates the right culture for change in our country. And I think these kind of changes are extremely important for driving and preparing the country to become a developed nation in the next 20 years. सौमित्र दत्ता ने प्रगति प्लेटफॉर्म की सराहना करते हुए ये भी कहा कि भारत में पिछले दशकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। In India alone, there's a massive increase in investment in infrastructure over the last decade. In fact, it is the order of 5 times or more. And if you look at the impact of investing 1 rupees in investment in infrastructure successfully, the actual impact on the economy could be as high as 3 rupees, so 3 times. So it's extremely important that every single rupee in investment in infrastructure is successfully leveraged for the economic growth of the country. So I do believe that if you're able to leverage and unblock some of the stuck infrastructure projects in the country, it can give great benefit to the country as a whole. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 से 7 दिसंबर तक ओडिशा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मंगलवार को पंडित रघुनाथ मुर्मू की नई प्रतिमा का अनावरण करेंगी और भुवनेश्वर में आदिम ओवर जारपा जाहिर का दौरा करेंगी। 4 दिसंबर को राष्ट्रपति पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी। वो पुरी के गोप बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय के 75वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगी। उसी दिन वो पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह और ऑपरेशनल प्रदर्शन में शामिल होंगी। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति ओडिशा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक न्यायालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। 6 दिसंबर को राष्ट्रपति ऊपरबेड़ा में छात्रों और ग्रामीणों से बातचीत करेंगी। उसी दिन रायरंगपुर में वो महिला महाविद्यालय रायरंगपुर की छात्राओं और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगी। 7 दिसंबर को राष्ट्रपति बंगी रिपोसी, गुरुम हिसानी, बुरामारा, चाकुलिया और बादाम पहाड़, केंदू झारगढ़ रेल लाइन, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र रायरंगपुर, दंडबोस हवाई अड्डा रायरंगपुर और उपमंडल अस्पताल रायरंगपुर सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मणिपुर पुलिस ने इम्फाल पश्चिम जिले से 29 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से असम में जारी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध झूठे इनर लाइन परमिट के सहारे प्रतिबंधित क्षेत्र में रह रहे थे। हालांकि संदिग्धों को ILP जारी करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है।
Police department got an information from the reliable source that some peoples suspected to be from the outside Bangladesh or something. Then police raided the area in the Mayang-Ifal area, and police apprehended on suspicion around 29 peoples, which actually they were belongs to, as per their Aadhaar card, they are from Assam. But their presence were in violation of the existing inner line permit rules of the state government of Manipur. भारत में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ओडिशा की दिव्यांग रीना साई को केंद्र सरकार द्वारा ई-साइकिल मिली है। इससे रीना साई का जीवन आसान हुआ है, जिसके लिए उसने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। सितंबर 17 को मेरा एक पैर चला गया, तो उस टाइम मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है और शायद मैं चल फिर नहीं पा रही थी। जो नरेंद्र मोदी जी का एक ऐड था जिसमें दिव्यांगों लोगों के लिए एक बैटरी साइकिल दे रहे थे, तो वहाँ पे एक नंबर था, मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया और उसी नंबर से फिर मुझे एकदम से जाते ही फ्री में बस आधार कार्ड देना पड़ा और फ्री में ही मुझे एक बैटरी साइकिल मिली। उस साइकिल की वजह से मुझे किसी के ऊपर आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि हमारे दिव्यांगों लोगों के लिए वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और आगे भी करें। दिव्यांगजनों की अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनकी उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धियों के लिए 33 उत्कृष्ट व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर पैरा तैराक नीति राठौड़ की दोस्त ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। She is my friend Niti Rathod. She is a brilliant swimmer and she has participated in Para National Swimming Championship for last so many years. We are so proud and it is a static moment for us that she is nominated for National Award. We are so thankful to President of India. Thank you for this award. मिट्टी कैफे में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन काम करते हैं। इस कैफे का मकसद दिव्यांगजनों को समाज में समान अधिकार दिलाना है। It gives me immense pride to say that our team members with disabilities have served over 60 lakh meals to the economically vulnerable, thereby changing the paradigm that persons with disabilities, given the right kind of support, can not just support themselves but they can support the nation in need. Mitti Cafe is a movement of love, hope, economic independence and dignity. It is a movement to show every individual the mirror to their abilities. A movement to remove the disability in the perceptions of the community towards a world which celebrates inclusion in all its glory. मंजू दर्शनी ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बताया कि वो दिव्यांगजनों को थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूक करना चाहती हैं। इसके साथ ही वो दिव्यांगजनों की आदर्श बनना चाहती हैं। Always believed in prevention because prevention is always better than cure. That's where I went to the nearby schools and colleges and I spoke about awareness about the thalassemia and its traits. In this journey of motivation, I am associated with Samraksha Daycare Unit, which is run by Rashtrathana Blood Center that provides free blood transfusions and free medicines to all the thalassemia patients. And here I come and then I try to motivate them, give a pat on their back that to have willpower, a ray of hope, perseverance, determination, to have high self-esteem, with greater victory. You have to come up with flying colors. You have to celebrate your life like any other kids of their age group.
अंजलि अरोड़ा ने जोमेटो को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराना है। Project ZEAL stands for Zomato Equitable Action for Livelihood, and this project was started by us in 2022 in partnership with our technology partner NeoMotion. The objective of this project was to build a more diverse delivery fleet, and this project has to date successfully onboarded more than 1,000 individuals. We congratulate these partners for their efforts. We are honored to be receiving this prize on their behalf, and we remain committed to the cause of empowering persons with disability, not only in our fleet but also in our company. केतन कोठारी ने सेंट जेवियर्स कॉलेज संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वो दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के जरिए उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं और उन्हें समाज में नई पहचान दिलाना चाहते हैं। The area of inclusive education, assistive technology, policy engagement and awareness. We create material which is accessible for students with disabilities for their studies. We also run Antarchakshu registered, a trademark program for awareness wherein using simulation techniques we provide information about disabilities and try to break myths about disabilities amongst the public. बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फेंगल कई राज्यों में तबाही मचा रहा है तो कुछ राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान से प्रभावित राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ रोड और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों की मदद के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान आगे आए हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं और इन पर वाहन चलने की जगह नाव तैरती नजर आ रही हैं। जी हां, ये नज़ारे हैं पुडुचेरी और तमिलनाडु के, जहां चक्रवात फेंजल के कारण हुई भारी बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। लोगों के घर टापुओं में तब्दील हो गए और फंसे लोगों की मदद के लिए सेना और एनडीआरएफ को नौकाएं लेकर मदद के लिए आना पड़ा। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। पुडुचेरी और तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी रही। पुडुचेरी के कई इलाकों में भीषण जल भराव के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सेना और एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग कई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फेंजल चक्रवात के कारण पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पुडुचेरी और विल्लुपुरम जिलों के कई इलाकों में लगातार बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तमिलनाडु में चक्रवात फेंजल ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि विल्लुपुरम में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 8 टीमों को लगाया गया है। 147 राहत शिविरों में लगभग 7,776 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला। विशाखापट्टनम में भी समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गईं। मौसम विभाग ने केरल के मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात फेंजल का असर कर्नाटक पर भी पड़ा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रविवार को अरुणाचल पहाड़ी पर हुए भारी भूस्खलन के कारण 4 लोगों की जान चली गई है। भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है।
तिरुवन्नामलाई निगम सीमा के BOC नगर में 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घर भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। भूस्खलन के कारण चट्टान गिरने से जान गंवाने वाले 4 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। हालांकि भूस्खलन के दौरान 7 लोगों के फंसे होने की सूचना थी। भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सोमवार को तिरुवन्नामलाई के अन्नामलाई पहाड़ी में भी 2 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। तिरुवन्नामलाई के दीपम पहाड़ी में भारी बारिश के कारण ऐतिहासिक नामचिवाया मंदिर की गुफा की दीवार भी ढह गई। वहीं पिछले 2 दिनों से तिरुवन्नामलाई जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इंडिया थिंक काउंसिल द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में महाकुंभ कॉन्क्लेव 19वां गोलमेज सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही सुंदर और सुचारू तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं प्रसार भारती के सहयोग से आयोजित हो रहा है। 19वां गोलमेज सत्र के दौरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने कहा है कि वैदिक काल से ही महाकुंभ का महत्व है। ये हमारा एक सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को लेकर के एक जो बहुत बड़ा पर्व होता है उस श्रेणी में आता है। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ है। इसकी प्राचीन परंपरा वैदिक काल से रही है। राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के और सांस्कृतिक समस्याओं को लेकर के पूरे समग्र राष्ट्र से प्राचीन काल में लोग एकत्र होते थे। IGRMS के निदेशक डॉक्टर अमिताभ पांडे ने महाकुंभ की महत्ता एवं उद्देश्य को परिभाषित करते हुए कहा कि कुंभ एक जीवन संस्कृति का उदाहरण है। कुंभ हमारे भारत की संस्कृति का एक परिचायक है जो हर 12 वर्ष में अलग अलग 4 जगहों पे जो होता है। इस बार प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज के कुंभ का अपना ही महत्व है। भारतीय जो संस्कृति है उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आप अगर कुंभ में जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के धार्मिक गुरु, सांस्कृतिक लोग और समुदाय एकत्रित होता है उस 45 दिन के लिए उस प्रयागराज के संगम के तट पर। महाकुंभ कॉन्क्लेव 19वां गोलमेज सत्र के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सौरभ पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही सुंदर एवं सुचारू तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ 2025 आने वाला है। उसके निमित्त पूरे देश भर में हर राज्य में हम लोग कुंभ कॉन्क्लेव पूर्ववर्ती गोलमेज सम्मेलन के रूप में ले जा रहे हैं। ये 19वां गोलमेज सम्मेलन है। इसका निमित्त है कुंभ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और इसके जो और भी वैचारिक पक्ष हैं, इसके जो खगोलीय पक्ष है उसके बारे में लोगों के बीच में चर्चा हो और जो विद्वत समाज है और पूरे समाज को निमंत्रित करने का भी यह काम कर रहा है। जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है वहां जा रहे हैं, वहां के विद्वान वक्ताओं के बीच इसकी चर्चा कर रहे हैं और महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।